नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के बज चुके हैं 8 और नया सवेरा लेकर हम हाजिर हैं, क्योंकि नया सवेरा लाता है नई उम्मीदें, नए सपने और एक दिन की नई शुरुआत। क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात भावना। हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। नया सवेरा में आज हम बात करेंगे नए भारत की। प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें रोचक अंदाज में प्रकाशित है, साथ ही साथ वो आपके काम की भी हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास की आपको झलक दिखाएंगे, खेल जगत में क्या कुछ है हिट और कैसे रह सकती है आपकी सेहत फिट, करेंगे इस पर भी बात। और टेक्नोलॉजी से कैसे आप अलग रह सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको लेकर चलेंगे। बात करेंगे टेकटॉक की। अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या कुछ खास हो रहा है जो आपको जानना जरूरी है, और साथ ही साथ जो खबरें आपके दिन को बनाएंगी खास, उस पर डालेंगे नजर। और आज दिन भर में क्या वो मुख्य गतिविधियां रहने वाली हैं, वो भी आपको देंगे जानकारी। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। भारत और ओमान आज मुक्त व्यापार समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक सूचीबद्ध। कृषि मंत्री देंगे विधेयक पर चर्चा का जवाब। राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा के उपयोगों से जुड़े विधेयक पर होगी चर्चा की शुरुआत। दिल्ली में आज से नॉन BS6 वाहनों की दिल्ली में एंट्री बंद। राजधानी में नो PUC नो फ्यूल नियम लागू। बिना PUC वाहन को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगले साल तक रूस खींचना चाहता है संघर्ष। पुतिन की चेतावनी, अगर शांति वार्ता हुई विफल तो रूस बढ़ाएगा अपना क्षेत्र। और बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में सात्विक चिराग ने जीत के साथ की अभियान की शानदार शुरुआत। भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी लियांग वांग को हराया। और शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओमान दौरे के दूसरे दिन सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। बेहद ही अहम इस वार्ता को माना जा रहा है, क्योंकि भारत और ओमान के बीच आज ऐतिहासिक आर्थिक साझेदारी मुक्त व्यापार समझौते यानी कि CEPA पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान की उपस्थिति में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्री कैस अल यूसुफ इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेस फोरम के कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय के लोगों और छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में ओमान के 2 दिन के दौरे पर मस्कट पहुंचे। मस्कट हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में भारत ओमान सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम का ओमान का ये दूसरा दौरा है। ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री शहाब बिन तारिक ने पीएम के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये साझा किया है और कहा है कि ओमान और भारत के बीच अटूट मित्रता और गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से सहयोग के नए रास्ते तलाशने के साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। पीएम का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और वहीं ओमान में रह रहे भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बेहद गर्मजोशी के साथ किया। पीएम के अभिनंदन के लिए राजधानी मस्कट में भारी जनसमूह उमड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ओमान यात्रा पर आए तो किस तरीके से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी और इसमें गुजराती गीत, राजस्थान का घूमर नृत्य, कथक और भरतनाट्यम जैसे क्लासिकल नृत्य और यक्षगान शामिल था। और वहीं ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग खासे खुश नजर आए। प्रधानमंत्री के सामने कला का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इंडियन क्लासिकल डांसर भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी अलग अलग तरीके से। किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया आप लोगों ने? Actually, we all together, one like that, Vande Mataram song, dance perform kiya. Actually, different styles, different dance forms. Actually, that moment was, proud moment. And we all were waiting this opportunity, and this is our luck. And it's blessing of God in front of Modi ji dancing. It is as an artist, it is fabulous. ये 2 हफ्ते से हमारे मन में जो एक्साइटमेंट हो रही थी वो बयान नहीं कर सकते हम लोग। नींद नहीं आ रही है ऐसा हालत था हमारा। बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। चाहे एक झलक ही देख के जाए, वो इतना हम उसके लिए तरस रहे थे। हमारे लिए उनके सामने बस थोड़ा सा भी परफॉर्म करने का मौका मिला, वो बहुत बड़ी बात है। हमने जैसे कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, हमने एक फ्यूजन बनाया, मोहिनीअट्टम है, कथक है। हमने एक गाने में हमने डिफरेंट वैरायटीज़ डाली है। लाइक वी हैव शोन आवर टैलेंट एंड जो इंडिया का कल्चर है दैट वी हैव शोड एंड वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं जो हम प्रधानमंत्री के सामने हम जो हमारी कला है जो हम दिखा पाए। एंड इट वाज लाइक हमारी डांस करते हमारे हाथ पैर शिवर हो रहे थे, बट वी हैव डन आवर बेस्ट एंड प्रधानमंत्री जी को भी अच्छा लगा होगा। He is respecting very much for art, so he will stand and he will watch, he will respect us, so very happy. So from long time we are waiting, we are excited from when we came to know he is coming. From that day itself we are very excited and we are waiting for that. This opportunity finally we got, so very happy. If small 1 minute also, very happy for this. हमारा एक प्रदर्शन जो है यक्षगान कर्नाटक उड़पी के ताल्लुक रहता है, तो मुझे प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन करने में बहुत मेरा भाग्य रहा। मैं बहुत ऑनर फील हुआ उनके लिए। गाना एक लाइन आपके लिए सुना देंगे। हे जननी नहैया माँ पोढ़ंता पीधो कसुंबी नो रंग माना धोड़ा रे धावण केरी धाराए पाम्यो कसुंबी नो रंग हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट है दोनों देशों के बीच में, स्पेशली जब 70 साल की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, तो ये बहुत बड़ा मैत्री पर्व, हमने नाम भी उसी तरह से दिया है और हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और वी लुक फॉरवर्ड फॉर द बेटर एंड डीपर रिलेशनशिप बिटवीन ओमान एंड इंडिया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में भारतवासी जो ओमान में यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुँचे और ज़बरदस्त उत्साह उनके अंदर प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर देखने को मिला। कैमरामैन मोहन मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। और ओमान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत का उत्साह आप ऐसे देख सकते हैं कि जन उस समय उत्साहित था और हर्षोल्लास से भरा हुआ था। एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाने के लिए कई स्कूली बच्चे कई घंटों तक इंतजार कर रहे थे और उन्होंने कई दिनों से प्रिपरेशन भी कर रहे थे। राजधानी मस्कट से स्कूली बच्चों ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभिनंदन संदेश भेजा है। Prime Minister Narendra Modi ji, we warmly welcome you to Oman. I don't think I've seen a more humble leader than him. He would love to talk to all of us and enlighten us about our future, as we are the future of our country.
मोदी जी, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। वेलकम टू ओमान। अपने ग्रेट लीडर, विजनरी लीडर यहाँ आ रहे हैं। मोदी जी का जो इंतजार हो रहा है, पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड। उनके संसदीय क्षेत्र बनारस से मैं हूँ, हमारे लिए एकदम सौभाग्य की बात। और वे मस्कत आ रहे हैं, ओमान आ रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या है, हमारा अहोभाग्य। I've seen many of his talks, many of how his interaction with the students, with others. Like, it makes me feel so much inspired because such a great leader and one of the top leaders in the world. Such an aspiring leader who has inspired all of us. हम सब बहुत खुश हैं और अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि वो ओमान मस्कट में आ रहे हैं और हम लोगों से मिलेंगे। We are all very elated to know that Prime Minister Modi is visiting Oman. और इस समय हमारे संवाददाता नीरज सिंह ओमान से जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज का रुख करेंगे। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ओमान पहुंचे तो हमने तस्वीरों में देख लिया है कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है और कितना गर्मजोशी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। अब ये जो विदेश यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आखिरी लेग में पहुंच चुकी है, जिसका आज दूसरा दिन है। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन भी माना जा रहा है क्योंकि CEPA पर अब सभी की नजरें, कैसे दोनों देशों को इससे लाभ मिल सकता है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ओमान के लिए कैसे लाभदायक साबित हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। दोनों ही देशों के जो कारोबारी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनकी निगाह है और आप देखें कि 2023 में इस पर काम होना शुरू हुआ और उसके बाद आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि तमाम जो कारोबारी हैं उनको एक उम्मीद जगी है और उस उम्मीद का एक कारण भी है। आप देखें कि 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मुक्त व्यापार समझौते को एक तरीके से मंजूरी दी ओमान के साथ और ओमान में भी जो शुरा परिषद है उन्होंने भी इस पर सहमति जताई प्रधानमंत्री की कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उससे पहले। तो दोनों देशों के कारोबारियों को एक आस जगी है। दूसरा, आप देखें कि अभी वर्तमान स्थिति में देखें 2024-25 में जो दोनों देशों के बीच जो व्यापार होता है वो 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास होता है और अगर दोनों देशों के बीच FTA होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले 5 साल में ये व्यापार दुगना हो जाएगा और जब व्यापार दुगना होगा तो सीधा जो एक तरीके से फ़ायदा है कारोबारियों को होगा। कारोबारियों के माध्यम से उन हजारों लाखों लोगों को होगा जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोगों को होगा। तो ये एक तरीके से एक बड़ी आस के तौर पर यहाँ के ओमान के लोग और इसके साथ साथ ही भारत के जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं 6000 के करीब जॉइंट वेंचर हैं भारत और ओमान के लोगों की। हमने देखा था कि नवीन जिंदल जो जिंदल स्टील के मालिक हैं उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि जिंदल ने यहाँ पर सबसे बड़ा एक निवेश है वो कर रखा है और आज आत्मनिर्भर ओमान है स्टील के मामले में। तो बहुत सारे आप देखें कि कारोबारी हैं जो आस लगा के बैठे हैं। इसके साथ साथ ही आप देखें कि CEOs के साथ आपसे थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री की बैठक है। बिजनेस जो डेलीगेशन है वो उनसे मुलाकात करेगा जिसमें ओमान के भी बिजनेसमैन हैं और इसके अलावा जो भारतवंशी यहाँ और खाड़ी देशों में रह रहे हैं उन लोगों से भी प्रधानमंत्री की एक मुलाकात है। तो भारत में निवेश को लेकर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा सामरिक महत्व के कई सारे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देश अपनी सहमति जता सकते हैं। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिजनेस डेलीगेशन के साथ मुलाकात के साथ साथ भारतवंशियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उनके बीच में भी जाएंगे और बताएंगे कि जो मोदी सरकार है वो किस तरीके से भारतवंशियों के लिए काम कर रही है, किस तरीके से भारत के अंदर विकास की गाथा है उसको लिख रही है। उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दिन भावना। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन नीरज। और FTA का जिक्र आपने अभी किया तो उस तरह से व्यापारिक समझौते पर तो MOU होगा ही, उसके अलावा जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो दोनों देश मिलकर भारत और ओमान मिलकर अपनी साझेदारी को और भी प्रगाढ़ करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक विरासत का क्षेत्र हो या अन्य और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों ही देश अब साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे आज की बैठक के बाद।
देखिए, ओमान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप इससे समझ सकती हैं कि जब G20 की बैठक हुई थी तो भारत ने ओमान को मित्र कंट्री के तौर पर इनवाइट किया और ओमान के 9 मिनिस्टर उन बैठकों में शामिल हुए। एक बड़ा डेलीगेशन था। आप दोनों देशों के व्यापार में अब देखें कि चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके साथ साथ IT सेक्टर है, एरिनटाइन सेक्टर है, समुद्री सीमाओं की रक्षा करने की बात है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि भारत की जो जल, वायु और थल तीनों सेनाएं, उनके साथ संयुक्त अभ्यास ओमान की जो मिलिट्री है वो करती है और ये खाड़ी देशों में इकलौता एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि देश है कि जो जॉइंट जो ऑपरेशंस होते हैं, सैन्य अभ्यास होते हैं, उनमें तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। और इसके साथ साथ ही आप देखें कि हमारे जो कारोबारी हैं, जो खासतौर से यहाँ पर 6.25 लाख के करीब भारतवंशी रहते हैं और कारोबार में एक बड़ी हिस्सेदारी है। 6000 के करीब जॉइंट वेंचर दोनों देशों के बीच यहाँ पर चल रहे हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, चाहे हम रक्षा की बात करें, हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जगुआर के जो पार्ट्स हैं उसको लेकर भी एक तरीके से बातचीत हुई थी और जो ओमान है वो जगुआर के जो पार्ट्स है भारत को देने को तैयार भी हुआ था, उनकी तरफ से एक पेशकश भी की गई थी। तो बहुत सारे इशू हैं, चाहे हम हेल्थ की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, शिक्षा की बात करें, समुद्री सुरक्षा की बात करें, सामरिक महत्व के तमाम मुद्दों की बात करें, FTA की बात करें, कारोबार में को कैसे आगे लेके जाना है, 10.6 से बढ़ाकर उसको डबल करना है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो निवेश है और भारत के अंदर निवेश है उसको कैसे बढ़ावा देना है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के जब प्रमुख बैठेंगे तो निश्चित तौर पर बातचीत भी होगी और एक कंक्लूजन पर भी निकल कर आएंगे ताकि दोनों देशों के लोगों को उसका सीधा सीधा फायदा हो। बिल्कुल नज़र रहेगी आज द्विपक्षीय वार्ता पर और CAPA पर किस तरीके से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होते हैं, क्योंकि GCC में भारत और ओमान एक अहम साझेदार हैं। नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बिजी रहने वाला है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसके साथ नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है, स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब बात कर लेते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर के साथ, जहां बात करते हैं कि आज दोनों राज्यों में कौन से वो कार्य सूचीबद्ध हैं। बात सबसे पहले लोकसभा की करते हैं। लोकसभा में कार्यसूची की बात करें तो विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी, विकसित भारत ग्राम कल्याण विधेयक 2025 सूचीबद्ध है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सदन में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी विकसित भारत ग्राम कल्याण विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में कल देर रात तक इस विधेयक पर चर्चा जारी रही। इस चर्चा में विभिन्न पार्टियों के 98 सांसदों ने भाग लिया।
लोकसभा की कार्यवाही रात 1:35 तक चली और उसके बाद उसे स्थगित कर दिया गया। नया अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। विधेयक का उद्देश्य ये है कि साल 2047 तक विकसित भारत की राष्ट्रीय भविष्य योजना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। योजना के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली राशि के लिए केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% का योगदान देगी। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10% का होगा। और वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि ये विधेयक केवल गांव के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित भारत की परिकल्पना को सशक्त आधार भी प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक से ग्रामीण ढांचे, आजीविका के अवसरों और सामाजिक सशक्तिकरण को गति मिलेगी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विकसित भारत का संकल्प है, उसको पूरा करने का है, क्योंकि ये विधेयक मनरेगा का संशोधित विधेयक है। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट के भी प्रतिनिधि को, जो सेंट्रल काउंसिल बनेगी जो ग्रामीण रोजगार योजना की, उसमें केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। आरोप लगा रहे थे कि साहब इसमें स्टेट की उपेक्षा हो रही, स्टेट के प्रतिनिधि रहेंगे, इसमें श्रमिकों के संगठनों के प्रतिनिधि रहेंगे, स्थानीय जिला पंचायत के भी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो इनका क्लास 4 है, क्लास 4 में वाटर सिक्योरिटी की बात, वाटर कंजर्वेशन की बात, नेचुरल क्लैमिटी में भी, तो एक तरह से मनरेगा जो अभी केवल गांव के खड़ंजा नाली तक सीमित था, अब वो कन्वर्जेंस में भी काम करेगा। कन्वर्जेंस मतलब नेचुरल क्लैमिटी आ गई, उसके काम के लिए कहीं बंधा बनाना हुआ, कहीं नहर बनानी हुई, या इस तरह से जो गांव का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको बनाने में आएगा। उधर अगर विपक्ष की बात करें तो जी राम जी बिल पर उन्होंने अपना विरोध जताया। चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद के सुरेश ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये बिल गैर लोकतांत्रिक और एंटी लेबर है। सरकार मनरेगा का नाम बदलकर उसे खत्म करना चाहती है, ये बात भी उन्होंने अपने पक्ष में कही। We oppose this bill. This is a anti-democratic bill, anti-labor bill. This also gradually they want to destroy this Manrega. That's why they are changing the name, and also they are changing lot of things in the Manrega. So ultimately they want to destroy the Manrega. So that's why they are having this bill. This bill is we oppose tooth and nail, and also we demanded to send to the standing committee or select committee. Our demand is very clear. Tomorrow also we are having a protest against this bill. और वहीं बीजेपी सांसद अनूप प्रधान ने विधेयक को विकसित भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप बताते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये विधेयक गांव को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। लोकसभा में एक अहम बिल पर चर्चा हो रही है और एक खासा अहम बिल है, क्योंकि मनरेगा की जगह पे वीबी राम जी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है और इस पर तमाम पार्टी के जो सदस्य हैं, हर पार्टी के, वो अपनी राय रख रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप प्रधान हैं। अनूप जी, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बिल लोकसभा में इस समय जारी है, जिस पर सत्ता पक्ष और खासकर जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बहुत बड़ी तस्वीर पेश की। कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए, निश्चित ही जैसा कि आज लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल वीबी राम जी जो है आज प्रस्तुत किया गया और उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों ने लगातार इस पर अब भी चर्चा चल रही है। लेकिन इस विधेयक के आने से 125 दिन, जहां 100 दिन मिलते थे वहां 25 दिन की और बढ़ोतरी होगी और निश्चित ही इसके अंदर बहुत सारी पारदर्शिता लाने का काम जो सरकार कर रही है। कमजोर और असहाय लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप चूंकि खुद भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो आपको लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन इस बिल से होने जा रहा है? जिस तरह का भ्रष्टाचार मनरेगा में, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि 2010 में अटेंडेंस लगाने का काम और उनको मानदेय देने का काम प्रधानों के माध्यम से होता था। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि उन्होंने डीबीटी के माध्यम से जो मजदूर काम करता है उसका जो पैसा है, उस पैसा को देने का काम सीधा उसके खाते में हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। आज जो बीच की दलाली है वो बिल्कुल समाप्त हो गई। सीधे मजदूर
125 दिन काम करेगा और सीधा पैसा उसके खाते में पहुंचेगा। बहुत बड़ी बात कही है अनु प्रधान, चूंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं और ये खुद प्रधान से लेके और संसद तक पहुंचे हैं और इनका आरोप है कि मनरेगा में जिस तरह की पहले अनियमितता पाई जाती थी वो कहीं ना कहीं इस बिल के आने से वो सारी चीजें बदल जाएंगी और जो ग्रामीण विकास की जो परिकल्पना 2047 के भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, इस बिल के बाद उसमें वो न कहीं झलक जरूर दिखाई देगी। संसद भवन परिसर से कैमरा सहयोगी संजीव कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यसूची में आज नियम 193 के तहत दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर भी चर्चा किए जानी है। नियम 193 के अधीन लोकसभा में अल्पकालिक चर्चा होगी और इस चर्चा को सदन में सांसद बांसुरी स्वराज, कनिमोझी करुणानिधि और प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगे। इस अल्पकालिक चर्चा का जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। और वही राज्यसभा में आज परमाणु ऊर्जा से जुड़े शांति विधेयक पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह परमाणु ऊर्जा विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य बिजली उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य और जल सुरक्षा, कृषि, उद्योग, अनुसंधान, पर्यावरण और नाभिकीय विज्ञान और तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देना है। ये शांति विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है। वहीं शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड के निर्वाचन से जुड़ा प्रस्ताव भी रखेंगे। आपको बता दें कि ये प्रस्ताव नारियल विकास बोर्ड नियम 1981 और नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 के प्रावधानों के अनुसार है। इसके अलावा प्रश्नकाल होने वाला है, जहां कई मंत्रालयों से जुड़े सवाल जवाब होंगे। और नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में शीतकालीन सत्र के दौरान कौन कौन से अहम विधेयक आज चर्चा होनी है, जिन पर या फिर वो विधेयक रखे जाने हैं। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि आज का दिन किस तरह से दोनों ही सदनों के लिए बेहद ही अहम और खास रहने वाला है। राजेश, अगर हम शीतकालीन सत्र को देखें तो खासा प्रोडक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण ये सत्र साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कल की बात करें तो विकसित भारत जी राम जी बिल जो पेश किया गया, उसके बाद एक लंबे समय तक इसमें चर्चा जारी रही। आज के दिन की अगर हम बात करें तो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा से जब ये बिल पास होगा तो उसके बाद अब ये राज्यसभा में भी जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर संध्या, जिस तरीके से जो विकसित भारत राम जी जो विधेयक है, उस विधेयक पर मैराथन चर्चा चली है। कल दोपहर से जो है जब चर्चा शुरू हुई, उस चर्चा को रात, हम कह सकते हैं कि मध्य रात्रि तक, तकरीबन 1 बजे के बाद तक उस चर्चा को जारी रखा गया। 93 जो लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है, चाहे पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, राइट हो, लेफ्ट हो या फिर मिडिल सेंटर के जो लोग हैं, वो तमाम लोगों ने अपनी जो शंकाएं थी, अपनी जो भावनाएं थी, उसको प्रकट करने का काम किया है।
आज उस विधेयक जो मैराथन चर्चा चली है, उस चर्चा का जवाब आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देंगे और उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि यह विधेयक पारित हो जाएगा। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में लगातार जो ये विधेयक जो लोकसभा से पारित होगा तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों की नजरें रहेंगी कि क्या उसे आज टेकअप किया जाता है उस विधेयक को राज्यसभा में या नहीं किया जाता है। लेकिन राज्यसभा से भी ज्यादा नजरें रहेंगी फिर लोकसभा पर, जहां पर वायु प्रदूषण को लेकर पूरे देश भर की जो चिंता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर एक अल्पकालिक चर्चा जो है वो सूचीबद्ध की गई है। प्रियंका गांधी लगातार इसकी मांग करती रही है और उनकी मांग जो है मान ली गई है। बांसुरी स्वराज इस चर्चा की शुरुआत करेंगी और प्रियंका गांधी समेत अनेक वक्ताओं के बोलने के बाद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा का जवाब देंगे। तो आज ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और निश्चित तौर पर देश भर के लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि आखिर वायु प्रदूषण की जो वायु की जो गुणवत्ता है दिल्ली में वो लगातार जो खराब हो रही है, उस पर सत्ता पक्ष के द्वारा क्या कुछ तर्क दिए जाते हैं, किन कारणों से, किन वजहों से ऐसा हो पा रहा है, यह देश की जनता को जानने के लिए मिलेगा। राजेश, इसके साथ जो आप जी राम जी बिल की बात करें जिस पर आज शिवराज सिंह चौहान जवाब भी देने वाले हैं और एक मैराथन चर्चा यहाँ हुई है जहाँ सत्ता और पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी राय यहाँ रखी है। 1:35 तक संसद की कार्यवाही यहाँ लोकसभा की चली है। ऐसे में जरूरी ये जानना है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष इसमें एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए भी कल नजर आए, बात यह भी है कि विकसित भारत आखिरकार इस बिल को नाम क्यों दिया गया और जो स्टेट्स की भागीदारी की बात की जा रही है, विपक्ष तो ये कह रहा है कि इस पर बोझ पड़ेगा, लेकिन जो ये 60 और 40 का रेशो है और 90 और 10 का रेशो है, ये क्या दर्शाता है? देखिए भावना, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मनरेगा कानून पहले था वो अक्सर ये सुनने को मिलता था कि राज्य सरकार कई बार उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती थी और इसकी वजह से लगातार जो है वह कानून भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आता था। जो बिचौलिए थे वो मजदूरों के पैसे कहीं ना कहीं गायब कर देते थे। लेकिन जो विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2047 का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए इस विधेयक की जो नई पृष्ठभूमि तैयार की है, उसमें 125 दिनों तक काम की जो है वो गारंटी का प्रावधान किया गया है और साथ ही जो राज्य सरकार अब इसके स्टेक होल्डर होंगे, यानी राज्य सरकार भी इसमें अपनी सहभागिता निभाएगी और निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो या फिर मजदूरों को काम दिलाने का इशू हो, यह एक बड़ा मुद्दा राज्य सरकार का मुद्दा होता है और राज्य सरकार जब अपने को इससे संबद्ध करेंगे तो निश्चित तौर पर मजदूरों को काम भी मिलेगा, मजदूर आराम से काम भी कर पाएंगे। और आपने देखा किस तरीके से कोरोना की भारी महामारी के बाद देश को आर्थिक प्रगति की पटरी पर लौटाने में इस विधेयक ने किस तरीके से काम किया था और जो मजदूर थे, मजदूरों को इस कानून के जरिए काम मिला। लेकिन जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की बात जो लगातार होती रही है, उस पर अंकुश डालने में ये नया कानून जो है बेहद मददगार साबित होगा और शायद ये वजह है कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक जो है वो नया अधिनियम जो पुराना मनरेगा था उसका स्थान लेगा और ग्रामीण परिवार जो है उन्हें 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक का, उस सपने को साकार करने में एक बड़ा कदम होगा। आज देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं और कृषि मंत्री भी हैं, वो जब चर्चा का जवाब देते हैं तो नया क्या कुछ कहते हैं, नया क्या कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, उनके तर्क क्या होते हैं, इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि लोकसभा में जब उनका वक्तव्य आएगा इस कानून को पास कराने से पहले तो क्या कुछ नया वो कहते हैं, इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। तो भारत की आत्मा गांव में बसती है और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को हम सशक्त बना सकते हैं और विकसित भारत का जो 2047 का लक्ष्य है उसमें हमारे भारत देश के गांव जो हैं वो किस तरह से एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब इस विधेयक के माध्यम से नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और दिल्ली में आज से कई सख्तियां लागू होने वाली और ये सख्ती इसको देखते हुए है कि दिल्ली में जिस तरीके से वायु प्रदूषण अब गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, दिल्ली सरकार कई फैसले ले रही है, कई सख्त दिशा निर्देश जारी कर रही है जो आज से
उठाए जाएंगे। और आज से दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू हो गया है। यानी आपको बताएं कि ये नियम है क्या। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी नहीं होगा, उनको पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एजेंसियों, पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स और पुलिस को पहले दिन से ही इसका पालन करने के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। इसे लागू करने के प्लान के तहत बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसीसी वाली गाड़ियों को दिल्ली में पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन BS6 गाड़ियों को शहर में आने से रोक दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक बॉर्डर पॉइंट समेत 126 चेक पॉइंट पर 580 पुलिस वाले तैनात रहेंगे, जिन्हें 37 प्रखर वैन का सपोर्ट मिलेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट टीमें भी पेट्रोल पंपों और खासकर एंट्री पॉइंट पर तैनात रहेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने ग्रैब पाबंदियों से प्रभावित कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 10,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। लेकिन ग्रैब 3 के तहत जब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, तो मजदूरों पर सबसे ज्यादा इसका बुरा असर पड़ा था। और इसी को देखते हुए दिल्ली श्रम मंत्रालय ने यह फैसला किया कि सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के जरिए ग्रैब 3 मुआवजे के तहत 10,000 रुपए दिए जाएं। और वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए एक और कदम उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार धौलाकुआ से धारूहेड़ा के बीच 100 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करने जा रही है। इन नई मॉडर्न इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला की एक खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली को 100 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिलने जा रहा है, जिसकी शुरुआत सीएम रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री पंकज सिंह कश्मीरी गेट ISBT से हरी झंडी दिखाकर करेंगे। आपको बता दें कि ये नई बसें लो फ्लोर पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। साथ ही इनमें CCTV कैमरे, पैनिक बटन, रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें यात्रियों की सुरक्षा और आराम का पूरा ख्याल रखा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इन बसों का नया रूट क्या होगा। बस धौलाकुआं से शुरू होकर HR राजौरी बॉर्डर, गुरुग्राम, खेड़की दौला, रामपुरा, मानेसर, पंचगांव, व्यासपुर, सिद्धरावली होते हुए धारूहेड़ा तक जाएगी। इस सेवा के शुरू होने से गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी, छात्र और दैनिक यात्री सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। निजी वाहनों की बजाय अब उन्हें आरामदायक, सुरक्षित और किफायती बस यात्रा का विकल्प मिलेगा। ये बसें धौलाकुआं से धारूहेड़ा के लिए सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर 7, 7:30 बजे और दोपहर 2:45, 3:15 और 3:45 पर रवाना होंगी। वहीं धारूहेड़ा से धौलाकुआं के लिए सुबह 9:45, 10:15, 10:45 और शाम 6 बजे, 6:30 बजे और 7 बजे उपलब्ध होंगी। पीक आवर्स में यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। DD न्यूज के लिए दिल्ली से मोहित शुक्ला की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और भी अपडेट ले लेते हैं। दीपक, दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण से मुक्ति के लिए कदम उठा रही है और उसी कदम में शामिल है नो पीयूसी नो फ्यूल। किस तरह से इसको समझा जाए जो आज से लागू हो रहा है? जी देखिए, नो पीयूसी नो फ्यूल का इसलिए किया गया सरकार की तरफ से क्योंकि पोल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है दिल्ली में कि पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। ऐसे में खास तौर पर वो वाहन जो कि बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के दिल्ली में लगातार चल रहे हैं, उनकी वजह से पोल्यूशन काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। तो यही वजह है कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगर आपने पीयूसी नहीं करवाई है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, ताकि लोग ये ध्यान में रखें कि उन्हें अपना पीयूसी जो है वो समय रहते करवाना है और बिना पीयूसी के अगर वो चलेंगे तो उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इसके अलावा भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि उनको भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। तो ये वजह है
है कि लोगों को पहले अवेयर भी किया गया है। ऐसा नहीं कि एकदम से ये बैन कर दिया गया कि आपको बिना ईंधन के बिना पीयूसी के ईंधन नहीं मिलेगा। लोगों को अवेयर किया गया, लोगों को बताया गया, लोगों को मैसेजेस भेजे गए कि आप पीयूसी सर्टिफिकेट जो है आपका खत्म हो रहा है उसको आप दोबारा से रिन्यू करा लीजिए। तो कोशिश लगातार सरकार की यही है कि जो वाहनों से जो हो रहा प्रदूषण है उस पर किसी हद तक जो है कमी लाई जा सके। और ये वजह है कि आज जो BS6 से नीचे की जो गाड़ियां हैं उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में खासतौर पर दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियों को ही अलाउ किया जाएगा। बाहरी जो गाड़ियां हैं, जो बाहरी राज्यों से रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, BS6 से नीचे अगर उनका इंजन है तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए पूरे दिल्ली NCR की अगर बात करें तो करीबन 126 चेक पॉइंट सरकार ने तैयार किए गए हैं। 500 से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है जो कि ये सब मॉनिटर करेंगे, उन गाड़ियों को रोकेंगे, उनको चेक करेंगे कि उनका इंजन जो है BS6 से नीचे तो नहीं है। अगर दिल्ली रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसे रोक दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी लोग लाने की कोशिश करेंगे तो चालान भी रखा गया है, बड़ा चालान रखा गया है, ताकि लोग जो है वो सचेत हो सके, लोग समझ सके कि इस वक्त स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है उस प्रयास में कुछ सफलता जो है सरकार को हासिल हो सके। इसके साथ दीपक कई और मेजर्स भी लिए गए हैं जैसे कि वर्क फ्रॉम होम और दिल्ली स्कूल्स में हाइब्रिड मोड, और इसके साथ सरकार जल्दी कोई कारपूलिंग ऐप भी लाने वाली है। जी देखिए, 2-3 बड़े कदम सरकार ने उठाए हैं। सबसे बड़ी चर्चा जिस बात को लेकर हो रही है वो ये है कि 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, चाहे वो निजी संस्थान हो चाहे वो सरकारी संस्थान हो। आज से नियम लागू हो जाएगा कि आप 50% वर्क फ्लो के साथ ही काम कर पाएंगे। अगर कोई इसको नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश सरकार ने दे दिए हैं। इसके साथ साथ अगर स्कूलों की हम बात करें तो 5वीं क्लास तक के बच्चे लगातार ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई कर रहे हैं और 5वीं से ऊपर वाली क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए हाइब्रिड मोड रखा गया है। स्कूलों के ऊपर छोड़ दिया गया, अगर पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दिया गया, अगर बच्चों को भेजना चाह रहे हैं तो भेज सकते हैं, या फिर अगर ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उनके पास रहेगी। सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि जब कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम बंद हो जाता है, खासतौर पर ग्रैब जब लागू हो जाता है, दूसरा तीसरा चरण लागू हो जाता है, तो पिछले दिनों जो ग्रैब 3 की वजह से मजदूर 16 दिनों तक काम नहीं कर पाए, उनको एक बड़ी राहत दिल्ली सरकार ने दी है। 10,000 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे जो रजिस्टर्ड मजदूर होंगे दिल्ली सरकार के पोर्टल पे। तो सीधे तौर पर ये राहत इसलिए भी दी गई है क्योंकि मजदूर एक बड़ा वर्ग है जो कि दिल्ली NCR में काम करता है और दिल्ली सरकार का ये कहना है कि इनका काम अगर एक दिन में ना हो तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे में 10,000 रुपए के खाते में डालने की बड़ी राहत का काम सरकार ने किया है। जी, तो प्रदूषण पर प्रहार के लिए तैयार है दिल्ली सरकार और लगातार किस तरह से प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं उसके लिए न केवल सरकार बल्कि आप और हम की भी जिम्मेदारी किस तरह से हो सकती है, ये संदेश भी सरकार देती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त, IG, जिलाधिकारी, पुलिस, ट्रैफिक और नगर निकायों के अधिकारियों से जनजीवन, यातायात और निराश्रितों की सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी रखने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ ही सीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाना, ब्लैंक स्पॉट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने, 24/7 क्रेन और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने, टोल प्लाजा पर लाउड स्पीकर से कोहरे की चेतावनी लगातार देने और ओवर स्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही निराश्रितों को रैन बसेरों तक पहुंचाने और गौशालाओं में अलाव की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नया सवेरा में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी समाचार पत्रों की। देखते रहिए नया सवेरा। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। खादी
सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में समाचार पत्र आ चुके हैं, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि समाचार पत्रों में आज कौन कौन सी वो प्रमुख और दिलचस्प खबरें प्रकाशित की गई हैं। संध्या। बिल्कुल भावना, तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं रेल यात्रा से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, जब भी आप रेल में यात्रा करते हैं तो कई बार आपके आसपास के यात्री आपके सामान से ज्यादा सामान लेकर के यात्रा कर रहे होते हैं और जिससे आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस विषय को लेकर के रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा है, उससे जुड़ी हुई खबर आज प्रकाशित की गई है। अधिक सामान ले जाने पर आपको शुल्क देना होगा। जी हाँ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि ट्रेन से यात्रा करते समय यात्रियों को निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अब शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि एक सांसद ने यह सवाल पूछा था और उसके जवाब में रेल मंत्री ने यह बात कही है। अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई है, जहां एक रिपोर्ट है जीरो कार्बन एनालिटिक्स, जिसने अध्ययन किया है अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भारत पर, और सौर ऊर्जा अपनाने वाले देशों में बिजली दरें कम हैं, ये कहना है इस रिपोर्ट का। ये रिपोर्ट कह रही है कि 2025 में स्पेन में पहली छमाही के दौरान बिजली के दाम यूरोपीय औसत से करीब 32% कम रहे हैं। और हम जानते हैं कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कई काम कर रहा है और तेजी से ये प्रगति साफ तौर पर नजर आ रही है। और राजस्थान में भी डिस्कॉम जिस औसत कम पर बिजली खरीदते हैं वे राष्ट्रीय मध्य स्तर से कम है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में भी यही हाल कुछ देखा जा रहा है। और अगली खबर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि राज्यसभा में संबंधित मंत्री ने एक जवाब दिया है और उसमें बताया कि दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 2 घंटे हो जाएगा इसके बनने के बाद। और इस पूरे कॉरिडोर के निर्माण में किए गए हैं कई तरह के विशेष प्रावधान। ये बात कही है नितिन गडकरी ने। आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि 2026 के अंत तक पूरे देश में सैटेलाइट आधारित टोल वसूली प्रणाली लागू हो जाएगी। और जिस अगली खबर की बात कर रहे हैं वो है दिल्ली की रफ्तार बदलने वाली। जी हाँ, हमारी दिल्ली मेट्रो और दिल्ली मेट्रो का सफर आप कैसे करते हैं, दिल्ली मेट्रो का इतिहास कैसा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक म्यूजियम जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो म्यूजियम की शुरुआत की है और इससे आप जान सकते हैं मेट्रो का इतिहास। जो शुल्क है यानी कि एंट्री फीस है सिर्फ मात्र 10 रुपये है। और म्यूजियम की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। म्यूजियम में सिम्युलेटर है जहां मेट्रो चलाने का वर्चुअल अनुभव आप ले सकते हैं। और हमारे इस खास सेगमेंट के जरिए हमने पहली खबर आपको बताई रेल यात्रा से जुड़ी हुई और इस सेगमेंट की आखिरी खबर हम आपको बता रहे हैं हवाई यात्रा से जुड़ी हुई। जी हाँ, विदेश से आप क्या ला रहे हैं आप पहले ही बता सकेंगे। विदेश यात्रा के दौरान बाहरी देशों से सामान लाने वाली यात्रा अब कस्टम विभाग को पहले ही इसकी सूचना दे सकेंगे। उनके द्वारा लाए जाने वाले सामान की जानकारी की घोषणा किए जाने के बाद उन्हें हवाई अड्डे पर जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता रहा होता है वो परेशानी अब आपको नहीं होगी। इसके अलावा बदलाव से क्या कुछ लाभ होंगे वो ये खबर बता रही है। हवाई अड्डे पर परेशानी मुक्त और आसान क्लियरेंस होंगे। भारत में पर्यटन और बिजनेस यात्रा को बढ़ावा मिलेगा और ऑनलाइन काम में पारदर्शिता आएगी और ये पारदर्शिता लगातार आगे बढ़ेगी, आपको परेशानी से बचाएगी। तो ये कुछ खास खबरें हैं जो समाचार पत्रों में आज प्रकाशित हुई हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा।
स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 14,50,000 से अधिक सैन्य कर्मियों को क्रिसमस से पहले एक स्पेशल वॉरियर डिविडेंड मिलेगा। ट्रंप ने कहा है कि 1776 में राष्ट्र की स्थापना के सम्मान में हर सैनिक को $1,766 भेज रहे हैं और चेक पहले ही भेजे जा चुके हैं। सीरिया में हुए हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। डोवर एयरफोर्स बेस में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले को भयानक बताते हुए हमले की निंदा की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि रूस अगले साल भी संघर्ष जारी रखना चाहता है। उन्होंने अमेरिका से मदद की अपील की है। दर्शकों के डिजिटल स्ट्रीमिंग के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए ऑस्कर अवार्ड्स की भी लाइव स्ट्रीमिंग 2029 से दुनिया भर में यूट्यूब पर की जाएगी। फिलहाल एबीसी इसका प्रसारण करता है। एबीसी की रेटिंग्स में गिरावट के चलते ये फैसला लिया गया है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कारोबार जगत की दुनिया में, बताते हैं बिजनेस ब्रीफ में क्या कुछ है खास। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण का लगभग 99.2% काम पूरा कर लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण के प्रश्न पर जवाब देते हुए बताया कि ये उपलब्धि ब्रिटेन, रूस और चीन जैसे देशों से बहुत आगे है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में भारत की 5G सफलता और दूरसंचार निर्यात में वृद्धि से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत के दूरसंचार निर्यात में 72% की वृद्धि हुई है, जबकि 2030 तक 5G ग्राहकों की संख्या 100 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के दवा निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 9.4% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि मजबूत विनिर्माण आधार और बढ़ते वैश्विक विस्तार के कारण भारत का दवा निर्यात वित्त वर्ष 2025 में $30.47 अरब रहा। वर्ष 2025 में देश में 11 नए स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाले प्रमुख स्टार्टअप्स में AI टेक, नवी टेक्नोलॉजीज, रैपिडो, नेट्राडाइन, ज़ाम्बाटेल, डोवेनबॉक्स, विवृत्त कैपिटल, वारिटास फाइनेंस, मनीफ्यूज, जस्पे और डूल्स शामिल हैं। और आइए अब एक खबरें देखते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो बैडमिंटन में भारत के टॉप पुरुष डबल्स जोड़ी ने जीत के साथ अपने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 अभियान की मजबूत शुरुआत की है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग को 12-21, 22-20, 21-14 से मात दी। भारतीय खिलाड़ियों ने चीन की उस जोड़ी के खिलाफ मुकाबला जीता जिसने अपने पिछले 5 में से 4 मैच जीते थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जाने वाला चौथा T20 मुकाबला घने कोहरे की वजह से रद्द हो गया है। मौसम की बिगड़ती परिस्थितियों ने मैच की शुरुआत को संभव नहीं होने दिया। अब इस T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की।
और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ मनमोहक झलकियों के साथ। आप इन मनमोहक झलकियों का आनंद लीजिए, नया सवेरा देखते रहिए, साथ ही डीडी न्यूज़ पर देश और दुनिया की खबरें लगातार आप उसके साथ बने रहिए। इसी के साथ मुझे, संध्या और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।